हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के सेशन में, आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है और इसमें लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करनी पड़ती है, और इनिशियल पब्लिक ऑफर के टाइम पे कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ आईपीओ होता क्या है। ओके, सो इन व्हाट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ होता क्या है। तो जब भी कोई कंपनी को काफी सारे अमाउंट में फंड रेज करना है, यानी अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, अच्छा खासा फंड चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो फंड के लिए ज्यादा है, वो कंपनी करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ फंडिंग के स्टेजेस होते हैं जहां पे 4th नंबर के स्टेज पे आता है आईपीओ। ठीक है, उस स्टेज पे जब कंपनी पहुंच जाती है, जब उसे लगता है कि उसे रेज करना चाहिए, आईपीओ रेज करना चाहिए, उसे रेज करना चाहिए पब्लिक से पैसा, तब वो आईपीओ कर सकती है। ठीक है, काफी सारे चेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर भी, पर कंपनी को बेनिफिट कैसे मिलता है आईपीओ के थ्रू, जो कंपनी के पास इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक कंपनी प्राइवेट है तो वो कुछ ही इन्वेस्टर्स यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स से ही अपना फंड रेज कर सकती है, बट एज सून एज कंपनी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक कंपनी तो वो आईपीओ कर सकते हैं, और आईपीओ के थ्रू उसके पास जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बहुत सारे अमाउंट में बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि हर कोई जो इन्वेस्ट करना चाहता है फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एज वेल एज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, लाइक पेंशन फंड वाले, म्यूचुअल फंड वाले, वो लोग भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन आईपीओ में जो कंपनी पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो चुकी, कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें कब बेनिफिट मिलेगा? जब कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड रहते हैं इनके पास काफी सारा फंड रहता है, तो उससे भी बेनिफिट मिलते हैं कंपनीज को। सो काफी बेनिफिट मिलते हैं जब कंपनी कन्वर्ट हो जाती है तो पब्लिक कंपनी। अगर आपको अच्छे खासे अमाउंट में फंड रेज करना है तो आपके पास बेनिफिट्स बहुत होंगे। ओके, सो यही कुछ मतलब होता है आईपीओ का। अब कुछ मीनिंग्स और कुछ रिलेटेड टर्म्स हमने यहाँ देखे हैं आईपीओ से रिलेटेड, उन्हें भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं और रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है। सो an initial public offering refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. Yes, तो जो कंपनी रहती है वो पहले क्या रहती है? प्राइवेट कंपनी रहती है। इट विल कन्वर्टेड इनटू दी पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद वो एक नया स्टॉक इश्यू करती है, जिसके थ्रू हर एक पब्लिक में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज An IPO allows, क्या अलाउ करता है? An IPO allows a company to raise capital from public investors. Yes, जैसे कि आप IPO इशू करोगे वैसे ही आप पब्लिक इन्वेस्टर्स को भी ऑफर दे रहे हो कि भाई आप जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ इशू हो चुका है। तो आईपीओ आपको अलाउ कर देता है कि आप अपना कैपिटल रेज कर सकते हो एक जनरल पब्लिक के थ्रू भी। ठीक है, The transition from a private to a public company can be an important time for private investor to fully realize gains from their investment, as it is typically includes a share premium for the current private investors. So आपको benefits जो private investors रहते हैं, जब private company रहती है उसके अंदर private investors रहते हैं जो उस company में invest कर रहे होते हैं। उसके बाद जब company public company में transfer हो जाती है, convert हो जाती है, तो क्या होता है कि जो public को जो benefits मिलते हैं वही benefits private investors को भी मिलने लगते हैं, तो उनका यहाँ पे फायदा हो जाता है। ठीक है, मीनवाइल इट इज ऑल्सो अलाउज पब्लिक इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द ऑफरिंग। ओके, और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी, जैसे कि आप भी चाहो इन्वेस्ट करना तो आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, सो ये हो गई आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें। देयर आर सम मोर पॉइंट्स फॉर द आईपीओ, जैसे कि company must meet the requirements by exchange and securities and exchange commission. So जो सेबी के गाइडलाइंस रहते हैं, जो एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस के जो गाइडलाइंस रहते हैं वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आईपीओ इशू कर रहे हो तो। ठीक है, आईपीओस प्रोवाइड कंपनीज विद एन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्टेन कैपिटल बाय द ऑफरिंग शेयर्स थ्रू दी प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट में आपको जगह मिल जाती है, आप वहां से इशू करते हो आईपीओ को, जिसमें आपके शेयर्स जो है पब्लिक के पास जाते हैं, जो खरीदना चाहे वो शेयर्स को वो खरीद सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, कंपनीज हायर इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू मार्केट डिमांड, सेट द आईपीओ प्राइस एंड डेट एंड मोर। सो
ये हम प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं अभी। तो प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी को एक बैंक हायर करना पड़ता है जो उनके प्राइस सेट करेगी, डेट सेट करेगी, कब इश्यू होना चाहिए, किस प्राइस पे होना चाहिए, मार्केट में आपकी वैल्यू किस तरह से की जाएगी, ये सब वो बैंक मैनेज करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ ही गया है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ द आईपीओ की। प्रोसेस क्या होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं जो हमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, उन्हीं की ये स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट अ बैंक, जो अभी हमने देखा जस्ट। सो सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है आईपीओ का वो होता है सिलेक्ट अ बैंक, यानी कोई भी कंपनी, फॉर एन एग्जांपल कंपनीज ए बी सी, ओके, ये जो कंपनी है ये एक बैंक को हायर करेगी, जैसे कि XYZ। ये बैंक को किस बेसिस पे हायर करेगी और बैंक को हायर करना क्यों है? जब हम किसी बैंक को हायर करते हैं उस बैंक को बोलते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट बैंक या तो हम बोलते हैं मर्चेंट बैंक, जो हमें हेल्प करता है हमारे शेयर्स को इशू करने में, क्योंकि उसकी जो डेट्स डिसाइड करनी है, उसका प्राइस डिसाइड करना है, उसको कहाँ पे ऑफर करना है, किस टाइम पे ऑफर करना है, ये सारा वो इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि मर्चेंट बैंक हमारी हेल्प करता है। अब कंपनी किस बेसिस पे चूज करती है इस बैंक को कि सबसे पहले तो कि उस बैंक की क्या रेपुटेशन है। ठीक है, उस बैंक की क्या रेपुटेशन है, मतलब अच्छा बैंक तो है ना, उस मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इस बैंक के साथ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या रेपुटेशन है उस बैंक की वो देखती है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च, सो नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ रिसर्च। रेपुटेशन के बाद जो आता है, अब क्वालिटी ऑफ रिसर्च में क्या है कि भाई ये जो बैंक हम हायर कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंक हम हायर कर रहे हैं, वो अच्छी रिसर्च करता भी है कि नहीं। अगर वो अच्छी रिसर्च करता है तभी तो वो हमारे शेयर्स की अच्छी प्राइसिंग कर पाएगा, अच्छा वैल्यूएशन कर पाएगा, सही डेट पे इशू कर पाएगा। तो अगर उसकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छी नहीं होगी तब उस बैंक को क्यों हायर करेंगे। तो ये कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करने से पहले देखती है क्वालिटी ऑफ रिसर्च, रेपुटेशन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखती है कि भाई इसके कैसे टाइप्स हैं, इसके टाइप्स अच्छे हैं कि नहीं है, ये बैंक अच्छे इन्वेस्टर से इसके टाइप्स हैं कि नहीं है, अच्छे एक्सपर्टाइज से इसके टाइप्स हैं कि नहीं है। तो वो टाइप्स भी चेक करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करती है कि इस इन्वेस्टमेंट बैंक का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करने से पहले वो ये कुछ चीजें देखेगी, कोई भी कंपनी, रेपुटेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड ऑल थिंग्स। ओके, और सबसे पहला स्टेज यही होता है, पहला स्टेप यही होता है किसी भी बैंक का आईपीओ इशू करने के लिए कि टू सिलेक्ट अ बैंक। ओके, सो आफ्टर सिलेक्टिंग अ बैंक, नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो है ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग्स, यानी आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो भी फाइलिंग्स होनी है, वो सब जो भी कंप्लायंसेस होने हैं वो सब चेक करती है कंपनी। तो उसमें सबसे पहला होता है जो कंपनी करती है वो है अंडर राइटिंग, यानी कि ये काम बैंक करके देता है कंपनी को। जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक हायर हो गया है अब वो करके देगा उनको अंडर राइटिंग का वर्क। अब अंडर राइटिंग में होता क्या है, अंडर राइटिंग में कुछ अंडर राइटर्स होते हैं जो कि एक बोल देते हैं, फिक्स्ड बोल देते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ शेयर्स तो हम आपके इशू करवा ही देंगे, इतने अमाउंट ऑफ शेयर्स तो आपके, उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बाय चांस पब्लिक ने उतने शेयर्स नहीं खरीदे, कम खरीद लिए, तो जो कम का नुकसान होगा वो भी अंडर राइटर्स ही भुगतेंगे। वो जितने कम शेयर्स, मान लो उन्हें बोला कि आपके 1000 शेयर्स जो है, ओके फॉर एन एग्जाम्पल 1000 शेयर्स जो हैं वो तो हम पब्लिक से आपको खरीदवा के उसका अमाउंट हम आपको देंगे। 1000 में से अगर सिर्फ 990 हुए, सो जो 10 शेयर्स हैं वो अंडर राइटर्स को खुद खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अंडर राइटर्स को खुद खरीदने पड़ेंगे जो भी रिमेनिंग 10 शेयर्स है, बाकी जो 990 शेयर्स है वो तो पब्लिक ने खरीद लिए। तो जो भी कम होगा, जो भी लॉस होगा वो भी अंडर राइटर्स ही भुगतेंगे। और अगर मान लो कि 100,000 शेयर्स उन्हें पब्लिक को ऑफर करने थे, उसमें से जो ऑफरिंग आ गई वो कितनी आ गई, 1010 की आ गई। 1010 की आकर जो 10 शेयर का फायदा है वो भी अंडर राइटर्स ही उठाएंगे, उतने पूरे 10 शेयर्स का पैसा भी अंडर राइटर्स को जाएगा। तो अंडर राइटर्स जो होते हैं वो हायर करके देता है बैंक, जो कि ये फिक्स्ड बोल देते हैं, फर्म बोल देते हैं कि इतने शेयर्स तो आपके जो है वो पब्लिक को हम खरीदवा के ही मानेंगे, मतलब इतना पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, अंडर राइटिंग के बाद जो नेक्स्ट होता है बेस्ट कमिटमेंट एफर्ट्स। बेस्ट जो कि मतलब एक कमिटमेंट देते हैं कि हम आपकी बेस्ट एडवर्टाइजिंग करेंगे, आपका बेस्ट प्राइसिंग करेंगे, आपका बेस्ट वैल्यूएशन करेंगे, बेस्ट डे पे हम आपको इशू करके देंगे।
जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक करता है, बट हम ये नहीं बोलते कि कितने शेयर्स आपके फिर भी खरीदे जाएंगे। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं आपको, बट उसके बाद भी आपके कितने शेयर्स खरीदे जाएंगे इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले रहे। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी बैंक गारंटी नहीं लेता है, बट वो सब क्या कहता है, श्योर करता है, आपको कमिटमेंट देता है कि हमारी बेस्ट प्राइसिंग रहेगी, बेस्ट वैल्यूएशन रहेगा, बेस्ट एडवर्टाइजिंग रहेंगी, बट वी कैन नॉट अश्योर यू कि इतने शेयर्स आपके जाएंगे या इतने नहीं जाएंगे। मतलब हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे। लास्ट रहता है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। अब सिंडिकेट अंडरराइटिंग क्या होती है, जहां पे बैंक जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू होने, तो एक अकेला बैंक नहीं कर सकता। वहां पे बैंक सिंडिकेट्स बैंक को, यानी छोटे छोटे 10 बैंक को और हायर करेगा और उन्हें भी बोलेगा कि तुम्हें भी इशू करने हैं। ठीक है, तो ये होता है सिंडिकेट बैंकिंग। तो ये काम होता है कब, स्टेप नंबर 2 पे, जो बैंक ये सारे काम करके देता है, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया है कंपनी ने। ये सारे काम हो गए। उसके बाद क्या होता है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसे हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी के बारे में जो उसका कच्चा चिट्ठा है, मतलब जो कंपनी करने वाली है, करनी जाएगी, कि कैसे करेगी, सब कुछ उस प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। अब मान लो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, तो आपको भी तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। तो वैसे ही उस प्रोस्पेक्टस में लिखा आता है जो डिटेल्स आपको चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। वही होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी अभी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको कंपनी के बारे में पता चलनी चाहिए, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर्स, उसमें जो एडवांटेजेस हैं उसकी कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है, सारी एक एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वर्क होता है जो होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इश्यू होना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना काम कर दिया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी कौन इशू करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक इशू करता है, वो भी इशू कर देगा। लास्ट जो स्टेप इस स्टेप पे होता है वो होता है कि आपकी जो भी कंप्लायंसेस है, यानी सेबी के जो रूल्स हैं और जो भी जहां के जिसके भी रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो सारे रूल्स, सारे कंप्लायंसेस, पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना बिफोर द इशुएंस। तो ये सारे वर्क्स होते हैं हमारी फाइलिंग्स वाली स्टेज पे, यानी स्टेप नंबर 2 पे। अब है स्टेप नंबर 3 विच इज प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है, देन प्राइसिंग में क्या होता है कि जो कंपनी के लिए, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करा है, वो उन्हें प्राइसिंग वाली स्टेप में भी हेल्प करती है। हाउ, कैसे हेल्प करती है कि पहले तो वो स्टार्ट करती है वैल्यूएशन से, कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यू करना। तो सबसे पहले वो किसी भी कंपनी की, जो हमने कंपनी ली थी ABC, सो इस कंपनी की क्या करेगी, वो वैल्यूएशन करेगी। ठीक है, अब वैल्यूएशन में मान लो कि इसने वैल्यूएशन करी कि कंपनी की जो वैल्यू है वो है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए है। अब इसकी जो वैल्यूएशन है, अगर वो 1000 करोड़ रुपए है, तो इनमें से कितना हमें डाइल्यूट करना है, यानी कितना पब्लिक को ऑफर करना है, ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही डिसाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि इसका 20% हम पब्लिक को ऑफर करेंगे, यानी कि 200 करोड़ रुपए हम पब्लिक से लेंगे, पब्लिक से ऑफर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं इश्यू प्राइस। जो कंपनी के लिए कौन डिसाइड करता है, उसका इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करता है। इश्यू अगर इश्यू प्राइस नहीं, हम इसको इश्यू साइज भी कह सकते हैं। इश्यू साइज है, इसी का हम डिसाइड करते हैं इश्यू प्राइस, कि 200 करोड़ रुपए करना तो है, पर एक शेयर की क्या प्राइसिंग रखनी है, वो होता है हमारा इश्यू प्राइस, ये होता है इश्यू साइज। ओके, ये क्या होता है, दिस इज इश्यू साइज। और इसकी जो वैल्यू करेंगे हम, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है उसे कहेंगे हम इश्यू प्राइस। ठीक है, उसके बाद डिसाइड होता है लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है कि कितने लॉट साइज, यानी मिनिमम नंबर ऑफ इश्यूएंस, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने इशू करने जरूरी हैं, उसे हम कहते हैं लॉट साइज। जैसे कि ये सब आपके स्टेप नंबर 3 यानी प्राइसिंग पे ही डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे कि 50 शेयर्स बोल दिया, यानी कि अगर लॉट साइज 50 शेयर्स का है, तो 50 शेयर से कम कोई भी इशू नहीं कर सकता। अगर किसी को 2 शेयर चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए, वो इशू नहीं कर सकते, बिकॉज लॉट साइज कंपनी के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है, विच इज 50 शेयर्स। तो वो इशू करना, उतने इशू करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाता है कुछ कि जो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक ही डिसाइड करता है। यहाँ पे होता है वैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट इन दी स्टेप नंबर 3 विच इज प्राइसिंग। अब इसके बाद एक होता है जो हमें प्राइस भी तो सेट करना जरूरी है। प्राइस कैसे सेट करेंगे,
जिसमें हमने देखा था अभी कि इशू प्राइस हमें सेट करना है, तो वो इशू प्राइस हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड प्राइसिंग। फिक्स्ड प्राइसिंग की एक कंपनी के पास, बैंक के पास ऑप्शन रहता है कि वो फिक्स प्राइसिंग की पॉलिसी फॉलो कर सकता है। फिक्स प्राइसिंग क्या कहता है कि मान लो 50 रुपए का एक शेयर है, ये फिक्स्ड है, हम इसने में जिसको खरीदना है वो खरीद ले, नहीं खरीदना है ना खरीदे। अगर हमें कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमने गलत प्राइस डिसाइड किया था, हमारा डिसीजन रॉन्ग था, ऐसा बैंक और कंपनी समझ लेंगे और वो फिर से इशू करेंगे विद अ न्यू प्राइस एंड ऑल थिंग्स। तो वहां पे वो होता है फिक्स प्राइस पॉलिसी कि भाई इतने प्राइस में अगर जिसने शेयर खरीद लिए तो ठीक है, नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, ठीक है। पर एक होता है बुक बिल्डिंग प्राइसिंग। अब ये जो बुक बिल्डिंग प्राइसिंग रहती है, ये क्या होती है, बुक बिल्डिंग प्राइसिंग में जो कंपनी रहती है वो क्या करती है, एक प्राइस बैंड बनाती है। क्या बनाती है, प्राइस बैंड, ओके, जहां पे वो कुछ ऑप्शंस जैसे एक साइज बना देती है, जैसे कि अगर 50 है तो वो ये बोल देगी कि 40 से 10 के बीच में कोई इशू करना चाहता है तो वो कर सकता है, 40 से 50 के बीच में। एक ये प्राइसिंग उसने बना दिया कि 40 से 50 के बीच तक का हमारा साइज रहेगा, इसमें के बीच में जो भी प्राइस हम फिक्स रखेंगे बाद में रखेंगे, बट पहले एक बुक बिल्डिंग प्राइसिंग का प्राइस बन जाता है कि इसके बीच में प्राइस हो सकता है। फिर जिस पे भी ज्यादा पोल आए या जिस पे भी ज्यादा डिमांड आई उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो बाद में फिक्स्ड किया जाता है, विच इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्राइसिंग। तो जो कि ज्यादातर फॉलो होती है, यही प्रोसेस है जो ज्यादातर फॉलो होती है, ना कि फिक्स प्राइसिंग। फिक्स प्राइसिंग लीस्ट टू लीस्ट कंपनीज फॉलो करती हैं, ज्यादातर कंपनीज क्या फॉलो करती हैं, बुक बिल्डिंग प्राइसिंग, जिससे उनको कस्टमर्स नहीं कहना चाहिए, इन्वेस्टर्स के समझ में आ जाए कि वो किस तरह की प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रही है और किस तरह की वैल्यूएशन मार्केट में की जा रही है कंपनी की। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है और आपका डिसीजन कहाँ आपको सही तरीके से लेना है ये भी आप बुक बिल्डिंग प्राइसिंग की प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो सिलेक्ट। ओके, सो ये होता है कुछ प्राइसिंग वाला, यानी स्टेप नंबर 3 पे जो प्राइसिंग के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। अब एक बार आपके शेयर का प्राइस डिसाइड हो गया, फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्टेप नंबर 4 विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक आपके लिए रहेगा वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बिटवीन हुम, बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जो तीनों रहते हैं इनके बीच में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है कौन सा बैंक, आपका इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि आपका मर्चेंट बैंक। वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेगा, वो एडवर्टाइजिंग करेगा कि आपके शेयर सभी जगह पे अच्छे से लोग खरीदे और आपके जो शेयर की वैल्यू है वो उसी पे जाए जितना शेयर की रिक्वायरमेंट आपको है, आपके सारे शेयर्स बिक जाए। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक एडवर्टाइजिंग करेगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द इंस्टीट्यूशनल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, आफ्टर दैट क्या आता है, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, अब एप्लीकेशंस रिसीव्ड होंगी। व्हाट इज एप्लीकेशंस, कि भाई किन किन को आपके शेयर्स खरीदने हैं, वो आपको एक एप्लीकेशन भेजेंगे कि हम आपके शेयर्स, इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी के पास रिसीव्ड होती हैं एप्लीकेशंस। अब अगर कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशंस हो गई, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी को बेचने ही नहीं थे उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हम उसे कहते हैं, जब जितना कंपनी बेचना नहीं चाहती थी उतना उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तब क्या होता है, तब होता है शेयर अलॉटमेंट की प्रोसेस, क्योंकि कंपनी किसको फिर अलॉट करना चाहती है वो कंपनी के ऊपर होता है कि वो किन किन लोगों को अपने शेयर्स बेचना चाहती है, किन किन लोगों को अपने शेयर्स अलॉट करना चाहती है। क्योंकि काफी सारे ऑफर के टाइम पे, काफी सारे इशुएंस के टाइम पे ऐसा होता है कि जो हमें एप्लीकेशंस होती है वो 10 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा रिसीव्ड हो जाती हैं। फिर कंपनी के हाथ में रहता है कि उसे किस तरीके से शेयर्स को अलॉट करना है। अब शेयर अलॉटमेंट में जैसे कुछ डिसाइडेड है ऑलरेडी, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस जो रहती हैं उनको 50% का कोटा रहता है उनका, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस का कितना रहता है, नॉन इंस्टीट्यूशंस का रहता है, एक सेकेंड, नॉन इंस्टीट्यूशंस का रहता है 35% का कोटा और रिटेल इन्वेस्टर्स का रहता है,
15% का। तो इसी कोटे के अकॉर्डिंग जो होता है शेयर अलॉट होते हैं, शेयर का जिस जिसको शेयर देने हैं। अलॉटमेंट की प्रोसेस बहुत अलग होती है और बहुत बड़ी होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से एलैबोरेट करके। अभी फिलहाल के लिए शेयर अलॉटमेंट के लिए जो कोटा होते हैं इसके अकॉर्डिंग 50% फॉर इंस्टीट्यूशंस, नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए 35% एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% के अकॉर्डिंग शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। ओके, सो आफ्टर अलॉटिंग अब शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है आईपीओ का। और लास्ट जो प्रोसेस रहती है, लास्ट जो स्टेप रहती है वो है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो कंपनी है वो जहां पे भी लिस्टेड होना चाहती है, अगर वो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहती है या बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहती है, उसको वहां पे लिस्ट होना पड़ेगा। यानी कि जिस भी एनएससी में या बीएससी में जिस भी जगह पे आप लिस्ट हो गए, वहां के सारे रूल्स आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे, जो भी वो कहते हैं, जो भी उनकी गाइडलाइंस है वो सारी की सारी आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कितनी प्रोसेस एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है बिफोर जस्ट सिलेक्टिंग आईपीओ। अगर आप आईपीओ को सिलेक्ट करते हो तो उसके पहले आपको ये सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया सबसे पहले मीनिंग ऑफ द आईपीओ कि आईपीओ होता क्या है, उसके बाद जो प्रोसेस एक कंपनी फॉलो करती है आईपीओ करने के लिए, वो भी आज हमने पूरी प्रोसेस डिस्कस करी। सो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको आईपीओ क्लियर होना चाहिए, आईपीओ की प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, जो कि आज के सेशन में हमने डिस्कस की है। और आई होप कि अब आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ऑल्दो हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं जो कि बहुत ही समराइज वे में डिस्कस करे हैं, तो उनके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जहां पे हम उन्हें बहुत ही अच्छे वे में और उनके सारे कंसेप्ट्स के थ्रू उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।